हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है मंडे 30 सितंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो हमने इस वीक अपना ग्लोबल ब्रीफ लॉन्च किया है, तो अगर आपको ग्लोबल स्टोरीज अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्ट है और उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा आप ये समझना चाहते हैं तो चेकआउट करिए हमारा ग्लोबल ब्रीफ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी स्विगी के बारे में एंड हाउ स्विगीज आईपीओ कंपेयर्स विद इट्स बिगेस्ट कंपेटिटर जोमैटो। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे कि आपकी ग्रोसरीज कैसे एक्सपेंसिव हो सकती हैं। एंड एज ऑलवेज उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। स्विगी अपने आईपीओ के लिए तैयारी कर रहा है, जो इंडिया के स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी ही एंटिसिपेटेड इवेंट है। अगर आप मार्केट पे नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी ही बड़ी बात है, स्पेशली जोमैटो एंड पेटीएम के आईपीओस के बाद। स्विगी का टारगेट है ऑलमोस्ट 3,750 करोड़ रुपीस रेज करना फ्रेश इश्यूज के थ्रू, और इन्वेस्टर्स लाइक प्रोसेस और एक्सेल का ऑफर फॉर सेल मिला के आईपीओ साइज 10,000 करोड़ रुपीस से ऊपर पहुंच जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्विगी अपने राइवल जोमैटो के अगेंस्ट कैसे टिकता है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्विगी अपने फंड्स का यूज कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स के लिए करेगा। लगभग 982 करोड़ रुपीस इंस्टामार्ट उसकी क्विक कॉमर्स आर्म को एक्सपैंड करने में जाएंगे, जो ग्रोसरी डिलीवरीज 30 मिनट्स के अंदर प्रॉमिस करता है। इसका मतलब है डार्क स्टोर्स का सेटअप, जो छोटे वेयरहाउसेस होते हैं ताकि डिलीवरीज और तेज हो सकें। और 930 करोड़ रुपीस मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन के लिए रखे गए हैं। क्लियरली स्विगी का फोकस है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना, स्पेशली क्विक कॉमर्स में, जो कॉन्स्टेंटली कंपेटिटिव हो रहा है। वैसे स्विगी इंस्टामार्ट के थ्रू इंडिया की क्विक कॉमर्स में पहला बड़ा प्लेयर था, लेकिन फिर जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया और गेम बदल गई। आज ब्लिंकिट के पास 40% मार्केट शेयर है, जबकि इंस्टामार्ट के पास 32%। और जेप्टो भी रेस में है, तो ये कंपटीशन काफ़ी ही इंटेंस हो चुका है। इंस्टामार्ट स्विगी के लिए ज़रूरी है, पर ये उनका 3rd लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है। कंपेयर करो जोमैटो से, जहां क्विक कॉमर्स उनका 2nd बिगेस्ट अर्नर है थैंक्स टू ब्लिंकिट की रैपिड ग्रोथ। अब नंबर्स पे नज़र डालते हैं। फूड डिलीवरी अभी भी दोनों कंपनीज के प्राइमरी बिजनेसेस हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में स्विगी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू फूड डिलीवरी के लिए ऑलमोस्ट 10,200 करोड़ रुपीस था, जो 23% से ग्रो हुआ। पर जोमैटो ने उनको पीछे छोड़ दिया और 53% ग्रोथ के साथ अराउंड 15,500 करोड़ रुपीस का जीओवी तक पहुंच गया। जोमैटो की यूजर एंगेजमेंट भी ज्यादा है, 1.8 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स, जबकि स्विगी के पास 1.2 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। क्विक कॉमर्स में इंस्टामार्ट ने 403 करोड़ रुपीस रेवेन्यू पोस्ट किए, जो 90% का जंप है। पर ब्लिंकिट ने इसका डबल अर्न किया, 942 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के साथ, जो 145% से ग्रो हुआ है। ब्लिंकिट का टेक रेट, जो परसेंट वो हर ऑर्डर से रखते हैं, 19.1% है, जबकि इंस्टामार्ट की 14.8%। स्विगी के पास हेड स्टार्ट था, पर फिर भी जोमैटो इस स्पेस में उनसे आगे निकल गया। स्विगी की B2B सप्लाई चेन, जो वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को इंक्लूड करता है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,268 करोड़ रुपीस लेके आई, जो उनका 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया। जोमैटो की सिमिलर ऑफरिंग हाइपर प्योर भी ग्रो कर रहा है, पर वो अभी स्विगी से छोटा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉफिटेबिलिटी। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में जोमैटो ने 253 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। दूसरी तरफ स्विगी अभी भी लॉसेस में है, वो भी 611 करोड़ रुपीस का। ब्लिंकिट के लॉसेस भी इंस्टामार्ट से कम हैं, जो जोमैटो को एफिशिएंसी में थोड़ा एज देते हैं। स्विगी और जोमैटो इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट में डोमिनेट करते हैं, पर जोमैटो अभी भी लीड कर रहा है दोनों फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में। ब्लिंकिट की एग्रेसिव ग्रोथ और बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने उन्हें इंस्टामार्ट से आगे बढ़ा दिया। स्विगी के पास इंस्टामार्ट के लिए 557 डार्क स्टोर्स हैं, लेकिन जोमैटो का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ब्लिंकिट के लिए 1000 स्टोर्स तक पहुंचना। मार्केट शेयर के लिए भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, जहां नेक्स्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। स्विगी काफी टाइम से अपने क्विक कॉमर्स गोल्स को पुश कर रहा है। खुद से याद है,
एक हाई एंड फूड डिलीवरी सर्विस जो स्विगी ने 2018 में एक्वायर किया था प्रीमियम रेस्टोरेंट्स पे फोकस करने के लिए। स्कूटसी गेम चेंजर तो नहीं बना, लेकिन इसने स्विगी की ऑफरिंग्स एक्सपैंड करने में मदद की, स्पेशली मुंबई जैसे सिटीज़ में। तो अब स्विगी का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आईपीओ की तैयारी के साथ कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल, क्विक कॉमर्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेज और एक सॉलिड यूजर बेस के साथ स्विगी के पास काफ़ी ही पोटेंशियल है। लेकिन जोमेटो की फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में डोमिनेंस का मतलब है कि स्विगी को काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगले कुछ साल क्रूशियल होंगे। दोनों कंपनीज क्विक कॉमर्स में लड़ाई करती रहेंगी और छोटे सिटीज़ में ग्रोथ काफ़ी डिफरेंस ला सकती है। स्विगी कैसे इन चैलेंजेस को हैंडल करता है, ये डिसाइड करेगा कि क्या उनका आईपीओ उतना सक्सेसफुल होगा जितना लोग सोच रहे हैं। ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलिए आज की दूसरी स्टोरी पर चलते हैं। अब बात करते हैं टाटा के सेमीकंडक्टर्स में एंट्री की और कैसे ये इंडियन टेक इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अभी तक इंडिया की चिप इंडस्ट्री थोड़ी पीछे है। हमने असेंबलिंग और टेस्टिंग जैसी चीज़ों में कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन एक्चुअल चिप मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक हमने बहुत बड़े मूव्स नहीं उठाए। टाटा ये सब बदलने का प्लान कर रहा है और वो बड़े कदम उठा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। ऐसा समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दिमाग जैसे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और डिवाइस के सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी। स्मार्टफोन से लेके वॉशिंग मशीन्स तक हर स्मार्ट डिवाइस को सेमीकंडक्टर्स ही चलाते हैं। अब बात करते हैं टाटा की। उन्होंने पीएसएमसी के साथ पार्टनरशिप की है, जो दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर्स में से एक हैं, ताकि इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी फैब ढुलेरा गुजरात में बन सके। टीएसएमसी से कंफ्यूज मत होना, वो दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर है। टाटा का पार्टनर पीएसएमसी एक ताइवानीज जायंट है जो ग्लोबल रैंकिंग में 7th पोजीशन पे आता है। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसएमसी टाटा को चिप डिजाइनिंग से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक हर तरीके से मदद करेगा। ये फैब 50,000 वेफर्स बना पाएगा पर मंथ। वेफर्स बेसिकली एक पतली शीट होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जो आगे जाकर हमारे डिवाइसेस के चिप्स बनाते हैं। टाटा इस प्रोजेक्ट में 91,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है। टाटा पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है अराउंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे स्टार्टिंग में 20,000 स्किल जॉब्स बनेंगी और आने वाले टाइम में और भी बड़े प्लान्स हैं। बट इस सब से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सेमीकंडक्टर्स हर टेक डिवाइस को चलाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और अभी इंडिया अपने मैक्सिमम चिप्स इंपोर्ट करता है। टाटा का फैब लॉजिक चिप्स बनाएगा जो एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए ज़रूरी होगा। और जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज अभी तक चल रही है, टाटा का ये कदम इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना सकेगा। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। टीएसएमसी और सैमसंग जैसी कंपनीज ने अपने प्रोसेसेस को परफेक्ट करने में डिकेड्स लगाए हैं और उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए पीएसएमसी के साथ टाटा की पार्टनरशिप ज़रूरी है। ये टाटा को वो एक्सपर्टीज देगा जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी होगी। टाटा का प्लान सिर्फ एक फैब पे नहीं रुकेगा। वो ढुलेरा में और भी फैब्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स की कमी हमेशा से रही है, स्पेशली हाई टेक इंडस्ट्रीज में। अच्छी बात यह है कि टाटा इस चैलेंज को समझता है और वर्कफोर्स डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। इंडियन इंजीनियर्स को ताइवान में पीएसएमसी की फैसिलिटीज में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि वो इन कॉम्प्लेक्स फैब्स को ऑपरेट कर सके। सिंपल शब्दों में टाटा का ये स्टेप सेमीकंडक्टर्स में इंडिया को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में एक मेजर प्लेयर बना सकता है। तो जैसे जैसे चिप्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, इंडिया फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर के रूप में देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की सेकंड स्टोरी। अब चलिए चलते हैं हमारी आज की लास्ट स्टोरी पे। मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है कमोडिटी प्राइसेस पर, और कुछ की ट्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए। चलो इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर कमोडिटीज काफी बढ़ रही हैं। वीट के प्राइसेस 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए हैं और बार्ले के प्राइसेस 15% से जंप किए। इससे यूनाइटेड ब्रूरीज और नेस्ले जैसी कंपनीज के लिए मुश्किल भी होगी, क्योंकि इन इंग्रेडिएंट्स पर उनकी हैवी डिपेंडेंस है। कॉफ़ी के प्राइसेस भी 15% बढ़े, जो नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे ब्रांड्स के लिए कॉस्ट को और बढ़ा सकते हैं। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है?
एक लाइकली सिचुएशन हो सकती है कि ये बढ़ने वाले कॉस्ट कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी हमारे ग्रोसरी बिल्स भी जल्द ही बढ़ सकते हैं। एडिबल ऑयल मार्केट भी प्रेशर में है। क्रूड पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल से इंपोर्ट ड्यूटी 0% से बढ़ के 20% तक पहुंच गई हैं, जबकि रिफाइंड ऑयल ड्यूटीज अब 32.5% टच कर गई हैं। ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, पर एफएमसीजी कंपनीज जैसे ब्रिटानिया, डाबर और मैरिको के लिए एक नया चैलेंज बन गया, जो इन ऑयल्स पर हेविली डिपेंड करती हैं। इस वजह से बिस्किट्स और कुकिंग ऑयल्स जैसे एवरीडे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज स्पेशली क्रूड ऑयल थोड़ा कूल ऑफ हो गए हैं। प्राइसेस 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए थे, मेनली चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। ये कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स और पिडिलाइट के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट्स कम होने से उनके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। पर इन्फ्लेशन अभी भी एफएमसीजी कंपनीज को काफ़ी हिट कर रही है। वीट, शुगर और मिल्क जैसे की इनपुट्स के प्राइसेस 4% ईयर ऑन ईयर बढ़े, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनीज भी इसका इम्पैक्ट महसूस कर रही होंगी। अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड गुड्स के प्राइसेस और बढ़ाए जाएंगे। तो एक तरफ कुछ सेक्टर्स को कमोडिटी प्राइसेस घटने से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन फूड और एफएमसीजी स्पेस में इन्फ्लेशन अभी भी चैलेंज बना हुआ है। एवरीडे आइटम्स के प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्टोरी। अब आज का डेली ब्रीफ रैप अप करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, क्रिस कैपिटल ने बड़ा स्टेप लिया है बाय एक्वायरिंग थियोब्रोमा फूड्स और बेल्जियन वॉफल कंपनी, जिनकी कंबाइंड वैल्यूएशन 3,200 to 3,500 करोड़ के बीच में है। उनका गोल है एक कंज्यूमर ब्रांड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना और इंडिया के बढ़ते फूड सर्विसेज मार्केट में एंट्री करना, जो फाइनेंशियल ईयर 28 तक 7.76 लाख करोड़ तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन रखती है। नेक्स्ट, अपारियो रिटेल, जो पहले अमेजॉन इंडिया का टॉप सेलर था, अब सीसीआई की एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है इस प्रॉप को डिसमिस करने के लिए, जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कुछ सिलेक्ट सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का एक्विजिशन है। ये केस उन कंपनीज के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है जो सिमिलर रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस कर रही हैं। थर्ड, ओपन एआई अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है और एक फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन बन रहा है। इसका एम है ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना एंड अराउंड 10,000 करोड़ डॉलर्स की वैल्यूएशन तक पहुंचना। ये डिसीजन कुछ की लीडरशिप चेंजेस के बाद आया है और कंपनी की एआई इनोवेशन को एथिकल कंसर्न्स के साथ बैलेंस करने का एफर्ट रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी एक छोटी सी वेज हाइक अनाउंस की है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए, जो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगी। ये रेस बढ़ते लिविंग कॉस्ट के रिस्पॉन्स में है और फ्यूचर एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन के बेसिस पे होंगी, सीपीआई ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एक्सेंचर ने अपना Q4 ऑफ 2024 का रेवेन्यू काफी ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट किया, जो 1.64 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स है, मेनली जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस की हाई डिमांड की वजह से। उन्होंने एक 400 करोड़ डॉलर्स शेयर बायबैक भी अनाउंस किया, जो कंपनी के फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।